नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हुआ आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के कई देशों में जहां कोरोना फिर से अपना प्रकोप दिखा रहा है, वहीं भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोरोना को मात देने में सक्षम हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना पर कंट्रोल की वजह से इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है और हमने प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में महामारी के बीच भी मौके की तलाश की गई है। महामारी जैसी चुनौती भी सरकार को रिफॉर्म्स पर कदम उठाने से नहीं रोक सकी है, जो देश के लंबे समय के विकास के लिए जरूरी है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। बजट में जिन रिफॉर्म्स का प्रावधान किया गया है, उसकी वजह से भारत की दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनाने का रास्ता साफ होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि महामारी के बावजूद देश आत्मनिर्भर बनेगा। यह बजट वो रास्ता है जिसकी वजह से देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाएगा। बजट को लेकर सांसदों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट से सांसदों की अपेक्षाएं होती हैं और नए सुझाव भी सामने आए हैं। हरियाणा के बजट में उन सुझावों पर अमल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में यह भी चर्चा हुई कि केंद्र के बजट से हरियाणा के लाभ के लिए हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए। सांसदों की तरफ से अपने क्षेत्रों के बारे में तमाम अपेक्षाएं सामने रखी गई। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार का एक मत है कि ये कृषि कानून किसानों के हक में है और जो विरोध करने वाले हैं सिर्फ विरोध करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक हित साधने की कोशिश साफ नजर आती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर फिर भी कहीं लगता है कि कुछ करने की जरूरत है तो केंद्र सरकार हमेशा से ही उसमें संशोधन करने के लिए पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी एक सीमा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह चिन्हित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या समूह इससे बाहर धरना प्रदर्शन करता है तो नियम के मुताबिक उन्हें हटाने का अधिकार पुलिस के पास है। रोहतक में फायरिंग की घटना सामने आई है। मेयर सिंह अखाड़े में हुई फायरिंग की इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की है। मरने वालों में कोच और उसकी पहलवान पत्नी भी शामिल है। इसके अलावा गोली लगने से कोच का बच्चा और एक अन्य पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुश्ती में चयन को लेकर गांव बरोदा निवासी कोच और जाट कॉलेज के पास अखाड़ा संचालक के बीच विवाद चल रहा था और इसी बीच विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला। ठंड से राहत मिलने के बीच दिल्ली एनसीआर में फिर घना कोहरा छाया। घने कोहरे की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रही। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। एक के बाद एक वाहनों की भिड़ंत से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहनों के आपस में भिड़ने से यमुना एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धुंध के चलते जींद रोहतक रोड पर रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। चालक की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। जींद से रोहतक की तरफ जा रही रोडवेज बस किनाना के पास पहुंची थी कि सामने से आ रहे ट्रक ने बस को सीधे टक्कर मार दी। बस आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। नरवाना में चोरों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर 3 चोरों ने लाखों रुपयों के सामान पर हाथ साफ किया है। न्यू बस स्टैंड रोड पर इलेक्ट्रिक की दुकान में ये चोरी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में पिछले साल 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले संदिग्ध टीआरपीएफ के आतंकवादी जहूर अहमद उर्फ खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही इस आतंकी ने कुलगाम में एक पुलिसकर्मी की भी हत्या की थी। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक आतंकी सांबा इलाके में मौजूद है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जंग अभी भी जारी है। कोरोना को हराने के लिए देश में तेजी से वैक्सीनीकरण किया जा रहा है और टीकाकरण के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 77,66,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। इनमें से 58,65,000 स्वास्थ्यकर्मी और 19 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। स्वास्थ्यकर्मियों को पहला टीका लगे अब 28 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज देने का काम शुरू होगा। जिन लोगों ने टीकाकरण के पहले दिन 16 जनवरी को टीका लगाया था वो दूसरी खुराक लेंगे। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:30 बजे आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में दिखा। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में लोग घरों से बाहर आ गए। हाई राइज सोसाइटियों में भूकंप की दहशत साफ देखी गई। कुछ लोग घरों में सोने की तैयारी में थे तो कुछ खाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं सड़कों पर वाहन चला रहे लोग भी रुक गए थे। जानकारों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। इससे पहले भारतीय टीम ने पहला मैच 227 रनों से गंवा दिया था। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी का बड़ा बयान आया सामने। एमएसपी पर कानून बनाने सरकार तो संशोधन पर हो सकता है विचार। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि किसान लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है अपनी आवाज बुलंद। उन्होंने कहा कि कृषि कानून नहीं है देश हित में। भाईचारा तोड़ने की कोशिश फेल। किसानों को भाईचारा और ज्यादा मजबूत हुआ। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि जितनी देर हो रही है उतना ही किसान आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है और राजा प्रजा के हित में काम नहीं करे उस सरकार को गिराना बेहतर है। भिवानी में नया बस स्टैंड के सामने गेस्ट हाउस में महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतक महिला तो शाम के गांव की रहने वाली थी और 2 बच्चों की मां थी। बताया जा रहा है कि महिला अपने ही गांव के दोस्त के साथ होटल में आई थी। दोनों में किसी बात को लेकर के मामूली कहासुनी हुई तो महिला ने कमरे के बाथरूम में फांसी लगा करके जान दे दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला की लाश को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। महिला के साथ आए उसके दोस्त से पुलिस पूछताछ कर रही है।
लेफ्ट फ्रंट ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया था। पश्चिम बंगाल में बंद का मामूली असर देखा जा रहा था। हावड़ा ब्रिज पर सरकारी बसें चलती हुई दिखी, लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी नदारद दिखी। बंद के दौरान वाम दलों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अशोकनगर, उत्तर 24 परगना में सड़क को बंद किया था। राज्य में 12 घंटे के बंद के दौरान अलग अलग हिस्सों में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कई जगह ट्रेन रोकने की कोशिश भी की गई थी। सिलीगुड़ी में सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ नजर आया। सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आए। वामपंथी पार्टियों का आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी के विरोध में लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के साथ ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम राहत कार्यों में लगी हुई है। चमोली त्रासदी में अब तक 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लापता करीब 170 लोगों की तलाश जारी है। इससे पहले अचानक से ऋषिगंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। इस वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। चुनिंदा मेंबर्स की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। अब टनल के अंदर के काम तेजी से होगा। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर चल रहा किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो उनका धरना भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। हर वर्ग और समाज से किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। करनाल के गांव शामगढ़ के पास जीटी रोड पर चलती कार में आग लग गई, जिसके चलते कार में सवार 2 लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जिसके चलते कार पूरी तरह से जल गई। अंबाला के नगर निगम से निकाले गए कर्मचारी नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए। आपको बताएं कि नगर निगम प्रशासन ने 16 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 से नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर के निकाले गए सभी कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अपनी नौकरी बहाली की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल पर भी चले जाएंगे। नौकरी से निकाले गए कर्मियों की माने तो वो बीते 15 से 16 वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्हें नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया। सोनपत एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। सोनपत एसटीएफ ने 13 साल से रेप और हत्या के मामले में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी गांव बनवासा का रहने वाला है। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आशा वर्कर की मौत हो गई, जिसके बाद निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने सरकार और प्रशासन को मौत का जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने बताया कि गांव में वैक्सीनेशन कैंप के दौरान कोरोना की वैक्सीन दी गई थी और उसके बाद से ही कविता के हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। नारनौंद क्षेत्र के गांव राजथल के पास एक कार और स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें स्कूली बस में सवार छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं कार में सवार व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। जांच अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि धुंध के कारण एक्सीडेंट हुआ है। नारनौंद की तरफ से स्कूल बस ड्रीम की तरफ जा रही थी। स्कूल बस का बैलेंस खराब होने से कार में सीधी जा टकराई। पंचकुला के सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध जताया। छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर जोरदार नारेबाजी की और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। छात्रों की मांगे कि परीक्षाएं ऑनलाइन ली जानी चाहिए। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब हमारी क्लास ऑनलाइन लगी तब ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट की समस्या थी, जिसके चलते छात्र अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए। चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के नेता ने बताया कि सरकार नए कानूनों को लेकर के कर्मचारियों को बर्बाद करने में तुली हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और सरकारी महकमों का निजीकरण न किया जाए। और कर्मचारियों ने जुलूस निकाल के प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रेवाड़ी में लाखों रुपए खर्च करके ट्रैफिक लाइटें लगाई गई, लेकिन कुछ दिन बाद से ही ट्रैफिक लाइटें चलना बंद हो गई। शहर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, लेकिन उनका भी वही हाल है। 18 फरवरी को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर होगी महापंचायत। महापंचायत को लेकर के किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से चलाए गए जनसंपर्क अभियान। किसान नेताओं का कहना 2 लाख की संख्या में किसान महापंचायत में होंगे शामिल।
फतेहाबाद पहुंचे किसान मोर्चा के सदस्यों ने किसानों को 18 फरवरी की महापंचायत के लिए किया आमंत्रित। कहा राकेश टिकैत के साथ किसान नेता दर्शन सिंह भी लेंगे महापंचायत में हिस्सा। यमुनानगर के धोड़क गांव में एक मकान का रास्ता बंद करने पर दो पक्षों में मारपीट हुई और इस मामले में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने ब्लॉक विकास अधिकारी को मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड पर दिया। रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। लुटेरों ने कंपनियों के वर्कर्स के लिए बैंक से पैसे लेकर के जाने वाली कंपनी के कर्मचारी से लूट की थी। 1,70,000 रुपए के साथ लैपटॉप और मोबाइल लेकर के लुटेरे फरार हो गए। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी अशोक कुमार के बीच में हुए विवाद पर रोड समाज के लोगों ने डीआईजी अशोक कुमार के समर्थन में जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन दिया। समर्थकों ने सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए डीआईजी अशोक कुमार को तुरंत बहाल करने और उनके खिलाफ हुई एफआईआर को कैंसिल करने की मांग भी की थी। समर्थकों ने कहा डीआईजी अशोक कुमार ईमानदार अधिकारी हैं। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज के भाई को अभद्र शब्द का कहने का आरोप और डीआईजी पर लगाया गया था यह आरोप, जिसके बाद डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड कर उनके खिलाफ अंबाला में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भिवानी के वार्ड नंबर 21 के पार्षद हरिराम ने वार्ड में गली निर्माण, शिविर पानी और स्ट्रीट लाइटों पर काम नहीं होने की वजह से कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर के इस्तीफा दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि इस कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं और ये वार्ड रिजर्व है। यहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। वे खुद बोर्ड की समस्याओं को लेकर के 22 बार सीएम विंडो में शिकायत कर चुके हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के आगमन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला की तीनों शाखाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। एनआरएमयू ने रेलवे स्टेशन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली। यूनियन नेता अजय गौर ने कहा ये प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर के है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद संसद में 4 लेबर कोड पारित कर दिया गया है। ये एक मजदूर विरोधी कदम है जिसका ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे यूनियन पुरजोर विरोध करती है। फतेहाबाद पुलिस ने महिला तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बटुए में छुपा करके हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। पंचकुला में मॉक ड्रिल चलाकर महिला पुलिस युवतियों और महिलाओं को छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए किया जागरूक। दुर्गा शक्ति टीम ने भी किया रियलिटी चेक। कैथल में बस अड्डे पर निर्मल ताऊ यात्रियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। रोडवेज डिपो ने पहली बार इस मुहिम की शुरुआत की है। अक्सर बस अड्डे पर आने वाले यात्री कचरा डाल देते हैं, जबकि अड्डों पर विभाग की तरफ से डस्टबिन भी नहीं रखे होते हैं। इसके बाद भी लोग कचरे को उसमें डालने की बजाय इधर उधर बिखेर देते हैं। कई बार अड्डे पर बैठे कर्मचारी भी लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं, तो उल्टा लोग समझाने की बजाय बहस पर उतर आती हैं और इसी के मद्देनजर कैथल डिपो की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम के प्रयासों से हरियाणा को मिलेंगे 30 वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने सीएसआर स्कीम के तहत उपलब्ध करवाए वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों और सीएचसी में बढ़ेंगी वेंटिलेटर सुविधा। कोरोना और अन्य बीमारियों में मरीजों को मिलेगा लाभ। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की 4 लोगों ने चाकू से गोद करके हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के हत्या की है। यह हत्या बर्थडे पार्टी में रेस्तरां खोलने को लेकर के हुए विवाद में की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के दावे से उलट रिंकू के परिजनों का कहने की हत्या राम मंदिर के कारण हुई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मोहताब के रूप में की है। रिंकू के परिवार का दावा है कि इसके पीछे मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है।
रिंकू शर्मा की हत्या पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है वारदात बर्थडे पार्टी के दौरान हुई है। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तारी की है। तफ्तीश शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक तनातनी की तलवारें तन चुकी हैं। करनाल के पूतगढ़ गांव में 2 गुटों में झगड़े के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घरों में जाकर तोड़फोड़ और गली में खड़ी 2 मोटरसाइकिल जला दी थी और 5 मोटरसाइकिल तोड़ दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज जिला पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया समेत जिले के अधिकारियों ने पीड़ित समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। पहली बैठक के बाद पीड़ित समाज के लोगों ने ये कहा था कि हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो अपना गांव छोड़कर के चले जाएंगे। पुलिस ने मामले में अब तक 70 लोगों पर केस दर्ज किया है। तो शाम में एक दुकान के आगे खड़े मोटरसाइकिल के बैग से एक व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नांगल चौधरी से लगते गांव सिरोही बहाली में टोल प्लाजा शुरू हो गया है। टोल प्लाजा शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया। विवाद स्थानीय लोगों को टोल में छूट की मांग पर है। एक सप्ताह पहले भी टोल शुरू होते ही लोकल ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते टोल आज तक बंद था, लेकिन फिर चलते ही लोकल लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे में एक और ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। 3 AC कोच में सफर करना अब और भी सुविधाजनक और सस्ता होगा। रेलवे ने अपने पहले वातानुकूलित 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत कर दी है। 3 टियर AC कोच के नए डिजाइन में कई नई सुविधाएं हैं और इसमें 72 की जगह 83 बर्थ हैं।